तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमारे जो जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स थे वो लगभग सारे कवर हो गए थे। और आज नई क्लास से हम क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट शुरू करेंगे और क्लाइमेटोलॉजी फिर पढ़ेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो सबसे पहले आपके सिलेबस के हिसाब से भी जो आता है वो ये है कि हमें अपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना होता है। जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा वातावरण है, वो कैसा है और उसकी संरचना कैसी है, उसका संगठन कैसा है, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा शुरू करूं तो आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो आकार है उसको हम ग्लोब के रूप में देखते हैं। और उस ग्लोब के ऊपर आपको अलग अलग प्रकार की लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स देखने को मिलती होंगी। तो जो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक जियोइड का काम करती हैं, एक पूरा नेटवर्क बनाती हैं लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ। ठीक है। और उसके साथ फिर जो है वो एटमॉस्फेयर हमारा डेवलप होता है, जो कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के जाल से बना हुआ पूरा अर्थ है। और अर्थ के अंदर उस ग्लोब के जो ऊपरी परत है, वो ऊपरी परत के ऊपर जो एटमॉस्फेयर दिखता है, वायुमंडल दिखता है, गैसों का बादल दिखता है, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में और जियोइड के बारे में, दिन और रात के बारे में पढ़ेंगे, वातावरण के बारे में पढ़ेंगे, तापमान के बारे में पढ़ेंगे, आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। इस तरीके से जो भी हमारी पृथ्वी के ऊपर हवा में, वायुमंडल में जो भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी उसके मूलभूत तत्व हैं, उन सभी के बारे में हम इस क्लाइमेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ, क्लाइमेटोलॉजी। और आज का है हमारा विषय कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, इसको अगर आप हिंदी में बोलें तो आप इसको बोलेंगे वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना। तो वायुमंडल है क्या, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उसकी परिभाषा। तो वायुमंडल जनरली बोला जाता है कि पृथ्वी के जो चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण। ठीक है। ये पूरी पृथ्वी है, तो उसके ऊपर गैसों का लिपटा हुआ पूरा जो आवरण है, ये आवरण ही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एक वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। ये वायुमंडल हो गया। इंग्लिश में आप बोल सकते हो द एटमॉस्फेयर इज a thick gaseous envelope which surrounds the earth from all sides and it is also attached to the earth's surface by the gravitational force। मतलब कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये आसपास की जो गैसें हैं पृथ्वी के बाहर जो हमें कैसे दिखती हैं, वो सब इसे चिपकी हुई हैं। और एक जोन के अंदर वो वहीं पे घूमती रहती हैं, हवा चलती रहती है, उसमें जो भी क्लाइमेट है हमारा, वेदर है, वो उसमें मूवमेंट आता रहता है। ठीक है। तो ये जो है पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेरे हुए, यही वायुमंडल है। ठीक है। और क्रिचफील्ड एक हमारे जलवायु विज्ञानी हुए हैं। तो क्रिचफील्ड के अनुसार कि जो वायुमंडल है वो आज अपने जो वर्तमान स्वरूप में आया है, उसमें वो 58 से 50 करोड़ साल पहले, लगभग आप समझ लीजिए कैम्ब्रियन एज के टाइम की बात है। तो कैम्ब्रियन एज के पास, कैम्ब्रियन इरा, कैम्ब्रियन इरा के आसपास जो है ये अपने स्वरूप में आया था, जो आज आपको वायुमंडल देखने को मिलता है। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारा वायुमंडल है वो काफी, इसका जो भार है, क्योंकि परत दर परत जो है हवा की, वो भार बनाती है। तो वायुमंडल का जो भार आपको देखने को मिलेगा वो लगभग 5.6 इंटू 10 to the power 26 या 25, इसको आप लिख सकते हैं, इतना टन है ये। ठीक है। इतना भारी है। और इसका जो भार है वो लगभग लगभग जो हमारी पृथ्वी का धरातल का भार है, उसका आधा भाग जो है वो इसकी ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है। और आधुनिक जो अभी रिसर्च भी हुए हैं कई सारे, उनसे भी पता चलता है
कि जो वायुमंडल की लास्ट की हाइट है, क्योंकि ऊंचाई तो बहुत है, अब कितना ऊंचा है वो तो बहुत ज्यादा, मतलब कुछ किलोमीटर में है, कुछ 100 किलोमीटर्स में है, कुछ 1000 किलोमीटर में। तो अभी एक रिसर्च के अभी रिसेंट जो रिसर्चेस हुई हैं क्लाइमेट को लेके, हमारे एटमॉस्फेयर को लेके, जो वेदर हमारा पूरा फेनोमेना है उसको लेके, तो लगभग लगभग ऐसा बताया जाता है कि इसका जो पूरी हाइट है, टोटल हाइट है, यहाँ अगर 0 किलोमीटर है नीचे हमारे सरफेस है अर्थ का, तो उसकी जो अंतिम हाइट यहाँ पे देखने को मिलेगी वो लगभग लगभग इसकी दूरी आपकी 16,000 से लेके 32,000 के आसपास, 32,000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, इतनी हाइट टोटल है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि इसका 50% जो एटमॉस्फेयर का है भाग, ठीक है ना, वो आपको कहाँ तक देखने को मिलता है, वो लगभग लगभग 5 किलोमीटर के आसपास, 5.5 के आसपास देखने को मिल जाएगा। मतलब इसका टोटल जो है एटमॉस्फेयर का 50% पार्ट वो आपको अप टू 5.5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस की हाइट पे ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, और 75% पार्ट जो एटमॉस्फेयर का है वो लगभग लगभग 16 किलोमीटर की हाइट पे आप जाएंगे तब देखने को मिल जाएगा, और 99% पार्ट जो है वो लगभग लगभग 32 किलोमीटर के हाइट पर देखने को मिल जाता है। मतलब इतनी हाइट तक ही जो है ज़्यादातर हमारा एटमॉस्फेयर का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। उसके बाद जो इतनी हाइट लिखी हुई है वो तो 1% पार्ट है उसके ऊपर बचा हुआ। तो इसीलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जितना निचला पार्ट होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ हम रहते हैं मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी कुछ ही हाइट तक हमें देखने को मिलता है। जो भी गैसेस हैं, ये सब चीज़ें हैं, इन सब का जो हमें पार्ट देखने को मिलता है वो लगभग इतनी ऊंचाई तक मिलता है। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि एटमोसफियर जो है वो इतना सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट क्यों है ना, कितना महत्वपूर्ण वायुमंडल हमारा क्यों है। ठीक है, तो वायुमंडल हमारा इतना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, और ये जो गैसेस हैं ये हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अगर आप इसको सिंपल इस तरीके से लिखें, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। सर एक दो बार वेटिंग रूम भी बीच बीच में देखते रहिएगा। ठीक है सर। तो अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, क्योंकि सारी जो गैसेस हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। तो वायुमंडल का जो भी संगठन है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। एक मिनट। तो वायुमंडल का संगठन, ठीक है, तो इसमें जो है वायुमंडल का जो संगठन हुआ है वो अलग अलग प्रकार की गैसेस से हुआ है। इसमें बहुत तरीके की गैसेस देखने को मिलती हैं, और बहुत सारी गैसेस जो है उनका आपस में मिश्रण भी है, सम्मिश्रण जो है वो तो आपको टोटल देखने को मिलता है। तो लगभग लगभग हमारी 10 जो गैसेस हैं वायुमंडल के अंदर, 10 ऐसी गैसें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, 10 इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, सिग्निफिकेंट है। तो इन्हीं के साथ हमारा पूरा जो वातावरण है मैक्सिमम आपको 99% जो है वो एटमॉस्फेयर इसी से बना हुआ देखने को मिलेगा। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट गैसेज हैं उनके बारे में देख लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो यहाँ हम गैसेज लिख देते हैं। पहली आपकी है नाइट्रोजन। ठीक है, इसका वॉल्यूम परसेंटेज में देख लेते हैं, आयतन। ठीक है, और इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, स्रोत। तो नाइट्रोजन है लगभग लगभग 78 पॉइंट आपका परसेंट जो है 0803 इस तरीके से बोला जाता है, लगभग इतना परसेंट देखने को मिलता है।
और इसके जो सोर्स हैं वो कैसे हैं, जैविक हैं, ठीक है। और दूसरी आती है फिर आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगभग आपका 20.99% के आसपास है। तो राउंड ऑफ में भी यहाँ लिख दे रहा हूँ, राउंड ऑफ फिगर में 78%, 21%, ठीक है। ये भी आपको जैविक रूप में ही देखने को मिलती है। और फिर आती है आपकी आर्गन। ऑर्गन आपका 0.93% के आसपास है, ठीक है। ऑर्गन जो है रेडियोलॉजी जो है उससे निकलती है, जो भी उसके रेडियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा, रेडियोलॉजी से। और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये है इसके जैविक और औद्योगिक, ठीक है। फिर है हाइड्रोजन 0.01%। ये भी जैविक है और प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से जो रसायन निकलता है उसके द्वारा जो है ये देखने को मिलती है। फिर है नियोन, ये आपका 0.0018% के आसपास है, ये आंतरिक रूप से आती है। और फिर आती है हीलियम 0.005, ये भी आपको रेडियोलॉजी से देखने को मिलेगी, ठीक है। और फिर है क्रिप्टॉन 0.001, इसका भी स्रोत आंतरिक है। और है ज़ेनॉन, ये भी है 0.0005, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इनका यूज़ जो है वो भी काफ़ी अलग-अलग है, और हम इसको यूज़ भी काफ़ी करते हैं। हम खुद ही जो है हमारे काफ़ी अलग-अलग यूज़ में ये डिफरेंट गैसेस आती हैं। जैसे कि अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्यों यूज़ होती है ना? क्योंकि हम सभी साँस लेते हैं, ऑक्सीजन उसके लिए बहुत ज़रूरत है, उसके बिना, ऑक्सीजन के बिना काम चलता नहीं है। तो ऐसे ही अलग-अलग गैसेस का अलग-अलग बेनिफिट है। तो जो गैसेस हैं, ये गैस जो मिक्स होके बनती हैं, इनके अंदर कई बार क्या होता है कि कई कुछ सॉलिड भी और कुछ लिक्विड भी पार्टिकल्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं गैसेस में। कुछ सॉलिड पार्टिकल हैं, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स हैं। तो गैसेस में क्या होता है, सॉलिड और कुछ लिक्विड पार्ट्स, ठीक है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस की जगह लिख देते हैं, वायुमंडल में देखने को मिलता है लिक्विड पार्ट्स। ये क्या बनाते हैं, सॉलिड और लिक्विड पार्ट्स मिलके ये हमारे एरोसोल बनाते हैं, ठीक है। तो एरोसोल जो है एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी से आने वाली, सन से, सूर्य से आने वाली किरणों को रोकते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं, उनको रिफ्लेक्शन भी करते हैं, उनको स्कैटरिंग भी करते हैं, परावर्तन करते हैं। तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में हम बात करेंगे। जो नाइट्रोजन गैस है, पहली गैस है, सबसे बड़ी अमाउंट है इसकी, लगभग 78% हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन देखने को मिलती है। तो नाइट्रोजन में ऐसी क्या खासियत है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के अंदर क्या खासियत है कि ये जो है आपको सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलेगी। जितने भी आपके जैविक कंपाउंड हैं, वो उन सभी में, जैविक कंपाउंड में आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कि यह जैविक है, और जैविक रूप से निष्क्रिय है, ठीक है, खुद एक्टिव नहीं होती है। इनर्ट गैस बोलते हैं इसको, निष्क्रिय है और भारी गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस बोली जाती है। और इसका जो चक्रण है, क्योंकि आपने अगर नाइट्रोजन साइकिल देखा होगा, कभी सुना होगा, तो नाइट्रोजन का एक चक्रण होता है। तो चक्रण का मतलब है एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है, वो फिर आपके मृदा मंडल में चली जाती है, फिर जैव मंडल में चली जाती है, फिर वापस आ जाती है। क्योंकि अगर आप देखें गाँव में से, अगर आप लोग जुड़े हुए हों, खेतों में देखा होगा आपने
तो खेती करते हैं तो नाइट्रोजन का जो फर्टिलाइज़र है वो भी काफ़ी यूज़ करते हैं कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। क्यों? क्योंकि जो उनकी पौधों की फसलों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उन रूट्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है? वो बैक्टीरिया क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो जो वातावरण में नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, उसको वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है और वो जो है प्लांट्स के रूट्स में देखने को मिलता है और वो फिर उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसको पेड़ के पौधे के उपयोग के लिए कन्वर्ट करके ज़मीन में ले आता है, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया आपने सुना होगा, उसका नाम होता है राइज़ोबियम, ठीक है ना? राइज़ोबियम बैक्टीरिया। तो ये काफ़ी वातावरण से लेके मृदा मंडल में ले आता है नाइट्रोजन को और उनके द्वारा यूज़ होता है। दूसरा है, कई बारी आपने देखा होगा कि जो नाइट्रोजन है कहीं पे ज़्यादा हो रही है और अगर वहाँ पे बारिश होती है, तो जो बारिश है, बारिश के साथ जो है नाइट्रोजन भी जो है वो मिल जाता है और ये कहीं न कहीं फिर आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है, ठीक है? नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपकी एसिड रेन की तरह फिर बरसात होती है, तो ये फिर ज़मीन पे आ जाती है। तो इस तरीके से भी एटमॉस्फेयर की जो ये गैस है, ये हमारे क्या कहते हैं, यूज़ हो जाती है वातावरण के से लेके ज़मीन पे पहुँच जाती है। उसके अलावा भी जो है कई जगहों पे इसको क्या कहाँ यूज़ कर लेते हैं हम, कंबशन को कंट्रोल करने के लिए, फॉर कंट्रोलिंग द कंबशन, मतलब कि आग जल रही है तो उसको रोकने के लिए जो है, कंट्रोल करने के लिए हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। तो कंट्रोलिंग द कंबशन बाय इसको डाइल्यूटिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अगर डाइल्यूट करके ये फायर के ऊपर भी कंट्रोल कर लेता है। तो ये सब इस तरीके से मल्टीपल जो है इसके यूज़ हैं। बहुत सारी चीज़ों के ऑक्सीडेशन के लिए भी काम आता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इससे काफ़ी यूज़ है, ठीक है? तो ऐसे ही दूसरी फिर हमारी जो इम्पोर्टेंट गैस आती है इसके अंदर हमारी, वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो आपको सभी को मालूम है कि ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑक्सीजन जो है आपके लगभग 21% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जा रही है, ठीक है? 21% है और जो पूरा हमारा वातावरण है, पूरा जो वायुमंडल है, जो पूरा संसार है, वो सबसे ज़्यादा किसके लिए है? इनहेलिंग, है ना? इनहेलिंग ऑक्सीजन, सभी सांस लेते हैं, सांस से आती है, ऑक्सीजन से आती है। ये नहीं होगी तो पूरी पृथ्वी पे कोई जिंदा ही नहीं रहता। तो इसके अंदर जो है ऑक्सीजन इनहेलिंग के लिए यूज हो जाती है और फिर जो है ये अदर कंपाउंड के साथ मिल जाती है, ठीक है? और उन कंपाउंड के साथ मिलकर फिर क्या कर देती है, ये ऑक्साइड्स को बना देती है, ऑक्साइड्स क्रिएट कर देती है, ठीक है? तो ये जो ऑक्साइड है ये काफ़ी जगह यूज़ हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा, पूरे अगर मानव इतिहास को देखा जाए ह्यूमन हिस्ट्री में, तो उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा अगर कोई आविष्कार हुआ, कोई चमत्कार हुआ, उसको चमत्कार भी कह सकते हैं, तो क्या था? वो था फायर। जब मनुष्य ने आग को पैदा कर लिया था। क्योंकि पूरी दुनिया में आज जो भी विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो इसी आग के कारण हुआ है और आग नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो आग जलती है, ये किससे जलती है? अगर वातावरण में ऑक्सीजन ना हो, तो आग जलेगी नहीं ऑक्सीजन के बिना। तो हर जगह पे फायर के लिए, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही हो, चाहे किसी इंजन में यूज़ हो रही हो, चाहे हमारे घर में यूज़ हो रही हो, कहीं भी हो, ऑक्सीजन के बिना नहीं होता। तो ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है हमारे वायुमंडल की, ठीक है? इसके बाद फिर आता है आपका एक और गैस जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम CO2 भी बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखो, तो इसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? सिर्फ 0.03% है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है और इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद जो है इसका लेकिन जो प्रभाव है वायुमंडल पे, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है? तो जितना भी हमारा पृथ्वी पर जहाँ भी कुछ जल रहा है, अभी हमने जलने की बात की थी, आग की बात की थी, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। और दूसरा अगर आप देखो तो एक तो कंबशन में से यूज़ हो जाती है, निकलती है ना? और कौन यूज़ कर लेता है इसे? अगर आप हमारे पेड़-पौधे देखो, ग्रीन प्लांट्स हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की? बिल्कुल पड़ती है। वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस में कार्बन की ज़रूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जो एटमॉस्फेयर में है, उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं और फिर जो है अपना एनर्जी यूज़ करते हैं, फूड जो है वो डेवलप कर देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है?
जहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि बहुत सारे बायोफिजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो इन सब में भी इसकी बहुत जरूरत होती है। और अगर अर्थ के क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो क्योंकि हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एक जो बहुत बड़ा फैक्ट करेक्टरिस्टिक है, जो सबसे बड़ा रोल है इसका, वो ये है कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है। किसको एब्जॉर्व कर लेती है? हीट को। ठीक है, गर्मी को अवशोषित कर लेती है। तो इसीलिए जब ये गर्मी को अवशोषित करती है तो क्या होता है कि जब सन से, सूर्य से जो ताप आ रहा है, सूर्य ताप जिसे बोलते हैं, वो आया जमीन पे, और अगर हमारे यहाँ पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मात्रा में सूर्य ताप को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वातावरण जो है वो गर्म हो जाएगा और तापमान उसका बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर लगातार हम इसी प्रकार से फैक्ट्रियों में कुछ ना कुछ जलाते रहेंगे, लकड़ियाँ काटते रहेंगे, जंगल काटते रहेंगे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता था फोटोसिंथेसिस के लिए, वो बंद हो जाएगा। उनको जलाएंगे तो उसमें से कार्बन जो था वो कार्बन निकल कर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दुनिया भर के कोयले को निकालेंगे और मिनरल्स को निकाल के वातावरण में फेंकते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ती रहेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती रहेगी तो वो और ज़्यादा सूर्य के ताप को अवशोषित करती रहेगी, और ज़्यादा अवशोषित करती रहेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिर पूरे विश्व का जो वातावरण है उसका तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा तो फिर बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, चाहे वो सूर्य जो तल है, सूर्य तल का बढ़ना हो, चाहे ऋतुओं का बदलना हो, चाहे ग्लेशियर का पिघलना हो, चाहे अलग अलग प्रकार की बीमारियों का बढ़ना हो, ये सब कारण इससे हो जाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में अगर आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है पूरी पृथ्वी के लिए। तो हमें इसके बारे में अच्छी से जानकारी होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि हम इसको जो है बहुत अधिक मात्रा में ना पैदा होने दें, इसको रोकें। ऐसी जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को के ऊपर हम कंट्रोल लगाएं, नियंत्रण करें। ठीक है, और एक और इसमें गैस आती है जो इम्पोर्टेंट हमारे वातावरण के लिए, इसका आपके एटमॉस्फेयर के लिए बहुत, वातावरण के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है ओजोन। ठीक है, तो ओजोन जो गैस है ये भी तो गैस है, O3 से बनी हुई है, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो O3 है। ठीक है, लगभग लगभग आपके जमीन से, जहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं पृथ्वी तल से, लगभग लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब हम जाते हैं तो वहां पर एक नया जोन आता है। वो जोन जो है वो क्या कहलाता है, ओजोनोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, ओजोन मंडल इसको हिंदी में हम बोल देते हैं। तो ये जो ओजोन मंडल है ये क्या करता है, ये जो है सूरज से जो किरणें आ रही हैं, कौन सी किरणें, यूवी रेज, मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। तो ये जो पराबैंगनी किरणें हैं ये बहुत ज़्यादा घातक होती हैं हमारे लिए। तो जब ये सूर्य से आती हैं तो जो ओजोन स्फीयर है, ये ओजोन की गैस है, ये इनको रोक लेता है, इनको अवशोषित कर लेता है और वापस भेज देता है जो बचती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी पृथ्वी पर वो यूवी रेज जो है बहुत अधिक मात्रा में नहीं आ पाती, तो इसकी वजह से हमारा वातावरण सुरक्षित रहता है। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी जो गैसेज हैं जैसे कि CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आपके रेफ्रिजरेटर में से, एसीज में से, शेविंग क्रीम में से, ऐसी और भी कुछ एक्टिविटीज हैं जिनमें से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये O3 से रिएक्शन करता है और इसको क्या कर देता है, इसका जो एक एलिमेंट है उसको हटा देगा, ये O2 में बन जाता है और फिर इसको डाइल्यूट करके वहां से गायब कर देता है। तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन के अंदर छेद हो रहा है, वो जो पूरा एक स्फीयर जोन बना हुआ था वो हट जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज की किरणें ज़्यादा आती जा रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारी हमारे यहाँ बीमारियां फैलाती जा रही हैं। ठीक है, तो जो गैसेस हैं जैसे कि आपकी नाइट्रोजन हुई, ऑक्सीजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, ये तो काफ़ी हैवी गैसेस हैं, भारी गैसेस होती हैं। लेकिन कुछ गैसेस ऐसी हैं जो हल्की हल्की हैं, दो परिभागों में। तो ये ओजोन इस जो आपकी है वो भी गैस जो है वो भी हल्की है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, इसके अलावा एक और जो हम बात करेंगे हमारे वातावरण के अंदर कुछ गैसेस में जो देखने को मिलता है वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो भी बड़े ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
हमारे पृथ्वी के क्लाइमेट को लेकर और हर प्रकार की जो भी प्रोसेस हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर वाटर वेपर का बड़ा ही रोल है। वो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि लगभग हमारा पृथ्वी का जो भी इतना भी वातावरण है, उसमें लगभग 4% जो है आपको जलवाष्प देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाटर वेपर 4% है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा दिखने को, लेकिन है बहुत ज़्यादा, बहुत महत्वपूर्ण। और ये हमेशा लगभग इतनी 4% की मात्रा इसमें रहती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आपको जलवाष्प देखने को मिलेगा, मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। ठीक है, तो नमी जो है वो ज़्यादा रहती है। तो कहीं न कहीं अगर ये जो हमारा 0 डिग्री का इक्वेटर है, और इसको भूमध्य रेखा भी आप बोल देते हैं, विषुवतीय रेखा भी बोल देते हैं, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के पास का जो क्षेत्र है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हाई कंसंट्रेशन है, ये आपको 0 डिग्री के आस-पास ही जो ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, और जैसे-जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वहाँ पर कम हो जाता है जलवाष्प। और लगभग आप ज़मीन से अगर हाइट देखेंगे, तो ज़मीन से लेके 5 किलोमीटर की हाइट तक जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाटर वेपर का होता है। लगभग 90% जो जलवाष्प देखने को मिलेगा, वो 5 किलोमीटर की ऊँचाई तक आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा जितनी भी हमारी पृथ्वी के ऊपर कोई भी वेदर फिनोमेना हो रही है, चाहे वो कंडेंसेशन होती हो, क्लाउड्स जब बनते हों, प्रेसिपिटेशन होता है जिसमें कि रेनफॉल हुई, हेल स्टॉर्म्स हुए, स्नोफॉल हुई, है ना? तो कैसा भी वर्षण हो रहा है, बरसात के रूप में हो रहा है, या ओलावृष्टि के रूप में हो रहा है, या फिर बर्फ हिमपात के रूप में हो रहा है, चाहे वो आपको साइक्लोन के रूप में हो, तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो चक्रवात भी आपने सुना होगा, जैसे उड़ीसा के तट पे आ रहा है, तो पहले से हो जाता है कि उड़ीसा में समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी के अंदर चक्रवात बन गया है। चक्रवात भारत की तरफ, तट की तरफ आता जा रहा है। लेकिन आपने ये बात ज़रूर गौर की होगी, जब वो तट पे आ जाता है, तट से आने के बाद जब ज़मीन पे आ जाता है, तो वो हल्का पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और कुछ समय बाद खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? उसका कारण यही है कि उसको हमेशा नमी की ज़रूरत होती है, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी, वो उसकी ज़रूरत होती है। तो वो समुद्र से उसको कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट मिलता रहता है, जलवाष्प वहाँ से मिलता रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर वो एनर्जी बनी रहती है, उसकी पावर बनी रहती है। लेकिन जब वो ज़मीन पे आ गया, तो उसका वो जो कनेक्ट था, सोर्स था, वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो वहाँ से उसको गर्मी आनी बंद हो गई। तो मॉइस्चर कंटेंट की एनर्जी आनी बंद हो गई, जिसकी वजह से फिर वो खत्म हो जाता है। तो कहीं न कहीं देखें, इतना बड़ा जो चक्रवात जैसा एक बहुत बड़ा फिनोमेना है हमारी पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, वो भी इसी जलवाष्प के कारण है। ठीक है? तो और इसके अलावा फिर एक और इम्पोर्टेंट कंटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, जिन्हें हम बोल देते हैं डस्ट माइट्स। ठीक है? ये डस्ट माइट्स क्या हो गए? धूल के कण हो गए। तो जिससे मैंने अभी आपको शुरू में बताया था एरोसोल्स के बारे में, इसके ऊपर जब मैं बात करता था, तो धूल के कण जो हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। एरोसोल्स, ठीक है? इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो ये एरोसोल्स जो हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे पृथ्वी के अंदर। और ये क्या करते हैं, ये जो अलग-अलग स्रोत हैं वायुमंडल के, वहाँ से धूल कण जो हैं, आर्द्रता ग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। ठीक है? इनको बोल देते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक है? तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब क्या हो गया ये? इनको हिंदी में बोलते हैं आर्द्रता ग्राही नाभिक। ठीक है? हिंदी में आप समझ पा रहे होंगे, आर्द्रता ग्राही मतलब कि जो आर्द्रता को सोख ले, आर्द्रता को अवशोषित कर ले। और उसके साथ-साथ क्या होता है, जब ये डस्ट पार्टिकल ऐसे वातावरण में सस्पेंडेड होते हैं, फैले हुए हैं, जब नमी आती है, नमी के इनकी चारों तरफ लिपट जाती है, बड़े हो जाते हैं, और धीरे-धीरे एक और ऐसे करके कई सारे इकट्ठे मिल जाते हैं, और ये फिर जो है एक बादल का निर्माण कर देते हैं। ऐसे बादल भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? कई बारी ऐसा होता है कि धूल के कण जो हैं, जैसे सौर का विकिरण है, हमारा सन से जो रोशनी आ रही है, तो उसको क्या कर रहे हैं, ये इसको रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन कर देते हैं, या उसका स्कैटरिंग कर देते हैं। ठीक है? सन आइसोलेशन को किस काम आ रहे हैं? आइसोलेशन, रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग में काम आते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया आपका परावर्तन, और स्कैटरिंग का मतलब हो गया प्रकीर्णन। ठीक है?
तो उसकी तरह जो है प्रकीर्णन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और उसके द्वारा फिर ये क्या करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है ना, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू ये दे आर एब्जॉर्बिंग द हीट, ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। तो अगर आप दूसरी तरीके से इसको समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं कि जब सूरज हमारा धूप में होता है, गर्मी होती है, दोपहर का टाइम होता है, तो उस टाइम देखेंगे कि आसमान बड़ा नीला नीला दिखता है। अगर बादल ना हो तो आसमान बड़ा नीले रंग का दिखेगा। और अगर शाम हो रही है या सुबह हो रही है तो आप देखेंगे कि सूर्य का जो रंग है वो कैसा होता है, थोड़ा-सा ऑरेंज कलर का, थोड़ा-सा रेडिश कलर का, उस तरीके का बन जाता है। तो कहीं न कहीं जो ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज़ हैं, इनकी वजह से जो रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग होती है, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि विबग्योर बनता है ना? तो इसमें जो वॉयलेट कलर है, वो आपका शॉर्ट वेव का हो गया, ऑरेंज और रेड कलर है, वो लॉन्ग वेव्स का हो गया। तो जब सूरज की किरणें सीधा पृथ्वी पे पड़ रही हैं, तो डायरेक्ट जब दिन में दोपहर धूप हो रही है यहाँ पर, तो इस जगह पे क्या होगा, आसमान जो है शॉर्ट वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये वॉयलेट और इंडिगो जो नीले रंग है, नीले रंग को रिफ्लेक्ट करेगा, तो हमें नीला रंग दिखाई देता है आसमान का। और जब शाम का टाइम हो गया, जब क्षितिज की ओर चला जाता है सूरज, उसकी किरणों को दूर तक रास्ता तय करना पड़ता है, तो उस टाइम पे इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। तो ये क्या करता है, फिर इस ऑरेंज और रेड कलर को हमें दिखाना शुरू करता है, क्योंकि इसी रंग को जो उसकी किरणें हैं, उसमें से लाल और जो ऑरेंज कलर है, नारंगी कलर है, उसको ही लगभग रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इसी वजह से हमारा जो आकाश है उस समय पे थोड़ा-सा अलग रंग का हो जाता है। आसमान भी आपको वैसा देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो जिसको हम बोल देते हैं डस्क एंड डॉन, है ना? डॉन हो गया सुबह-सुबह, और आपका ट्विलाइट ज़ोन बोल देते हैं, ट्विलाइट है, या इसको डस्क भी बोल देते हैं, शाम के टाइम की बात है जब सूरज डूब रहा होता है ना? तो उसको बोल देते हैं उषा काल, है ना? हिंदी में अगर बोलेंगे आप, तो इसको बोल देते हैं गोधूलि, गोधूलि, शाम का टाइम जब सूरज दिन दिन खत्म हो रहा है उसकी बात है। तो उसमें जो है उसकी जो अवधि है, उसके जो निर्धारण में इनकी जो धूल कण हैं आपके, जिनकी बात की थी हमने अभी, डस्ट माइट्स जो हैं, इनकी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है, इनका फैक्टर होता है। ठीक है? तो एक तो ये धूल कण जो हैं, धुएँ के कण के आर्द्रताग्राही नाभिकों का भी कार्य करते हैं, और सूरज की किरणों को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इनका आपको जमाव देखने को मिलता है, वो आपको मिलेगा उपोष्ण जो कटिबंध वाले क्षेत्र हैं, या फिर आपके जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं, जहाँ से काफ़ी निकलता है ये धूल कण, उनके आस-पास जो है ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसका जमाव जो है सबसे कम आपका मिलेगा पोल्स के आसपास। तो जो आपके ध्रुव हैं, ध्रुव के आसपास इसका कम कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। बाकी जगहों पे इसका कंसंट्रेशन काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये हो गए आपके धूल कण, या इनको आप सॉलिड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, डस्ट माइट भी कह सकते हैं, या सॉलिड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। ठीक है? तो ये भी बड़े इम्पोर्टेंट है हमारे, और स्कैटरिंग करते हैं, लेकिन यूज़ इनका बहुत सारा होता है। तो कहीं न कहीं हमारे जो बादलों का निर्माण होता है, जो कोहरा होता है, या आपके ओलावृष्टि होती है, उन सब में इनका बहुत यूज़ होता है। और इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट बात है इसके कंपोज़िशन के अंदर आपको समझनी होगी, कि कुछ आजकल हम बहुत बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज़ की बात करते हैं। तो जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, वो हैं क्या? ग्रीन हाउस के बारे में बाद में पढ़ लेंगे, थोड़ा-सा सिंपल, अगर स स आपको बहुत आसान से उदाहरण देके एक बार मैं समझा दूँ, तो ग्रीन हाउस जनरली क्या होता है कि जो ऊष्मा, जो सन की सनशाइन है, सूरज की जो ऊष्मा है, वो जो पृथ्वी पे आ रही है, और अगर वो अवशोषित हो जाती है, तो वहाँ पे वातावरण को गर्म कर देती है। जैसे कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी को धूप में खड़ी कर दें, चाहे सर्दियाँ ही पड़ रही हों। कार धूप में खड़ी रहेगी, और आप फिर धूप के अंदर गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो क्या होगा, अंदर बहुत गर्मी हो जाएगी, जबकि बाहर गर्मी नहीं है। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो उसके शीशे हैं, वो क्या करते हैं, उन शीशों को पार करके पृथ्वी जो सूरज का ताप है, वो तो अंदर आ जाता है, लेकिन फिर वो लॉन्ग वेव रेडिएशन से उसको पार करके बाहर नहीं जा पाता। तो जिसकी वजह से कार के अंदर क्या हो गया, ऊष्मा का अवशोषण हो गया, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई। तो व्हेन हीट गेट्स एब्जॉर्ब्ड विद इन द कार, देन व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ द कार विल इंक्रीज। So that increase in the temperature of a particular region is generally known as greenhouse gas effect. Same thing happens to the atmosphere of our environment. Within the atmosphere, what is happening? There are different types of gases, these gases are absorbing the atmospheric sunshine. That is also named as insolation. So that insulation gets absorbed within the atmosphere, and gradually it increases the total heat of the atmosphere.
that increased heat of the atmosphere causes greenhouse effect. So that greenhouse effect is generally known as increase in the general temperature of the atmosphere. So we have different types of gases. We have carbon dioxide, we have ozone, we have water vapor, है ना? These are certain important gases: CO2, O3, ozone, water vapor, है ना? And one more gas that is known as methane. ठीक है? So these four gases are important gases of our atmosphere which act as major greenhouse gases. जहां से भी ग्रीन हाउस गैसेस आ रही होंगी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मीथेन कहाँ से आपको ज्यादातर देखने को मिलती है? ये मीथेन आपको देखने को मिलेगी जो खेती करते हैं वहां पर मीथेन आपको उसमें से प्रोड्यूस होती है। तो जो भी आपका एनिमल वेस्ट है, बायोगैस प्लांट वगैरह, एनिमल वेस्ट हो गया, बायोलॉजिकल जो भी मटेरियल है, ठीक है, तो इसमें से जो है ये मीथेन गैस काफी ज्यादा निकलती है, तो ये अवशोषण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको बता ही दिया कि जो भी हमारे वातावरण के अंदर चाहे जंगल हो, चाहे पशु हो, चाहे और कुछ भी कोयला है, लकड़ी है, कुछ भी है, उनमें से उनको जलाने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। ओजोन के बारे में आपको जान चुके हैं, वाटर वेपर आपके बारे में जान चुके हैं। तो ये लगभग जो है मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो इन सबको मिला के क्या बना, ये जो सारी गैसेज हैं इन सब की गैसेज को मिला के हमारे वायुमंडल की संरचना होती है, ठीक है। तो जब आपके कहीं प्रश्न लिखने को आए कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का संगठन क्या है, तो आप उसके बारे में इस प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं कि वायुमंडल संगठन जो है गैसेस का संगठन है, गैसेस का सम्मिश्रण है, और यहाँ पर इस प्रकार की गैसेस पाई जाती हैं, इतनी इतनी मात्रा में पाई जाती हैं, और इन गैसेस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये विशेषताएं, और इस तरीके से हमारे वातावरण के अंदर इन गैसों का कार्य होता है। इस प्रकार से कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा टॉपिक इसके अंदर जो आता है वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया कि वायुमंडल की संरचना कैसी है, ठीक है। वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल की संरचना जो है इसमें काफी ज्यादा अध्ययन हुए हमारे जो 20th सेंचुरी थी, सॉरी, तो 20th सेंचुरी के अंदर बहुत सारे रिसर्च किए गए, बहुत सारे अध्ययन किए गए। तो इसमें जो है कई अलग अलग वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसमें से कुछ के नाम मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ। तो इसमें था एक त्रिंद्रांस डी बोर, ठीक है, उनका नाम आता है। एक थे सर नेपियर शॉ, ठीक है, फ्रेडले, कैनली, फेरेप, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इसके लिए काफी कार्य किया और काफी नाम इनका इस बारे में आता है, और इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो आपका वायुमंडल की संरचना है उसके अंदर तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर वायुमंडल की परतों का हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं, उसको हम अलग अलग परतों के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो ये कैसी बात करता है, वर्टिकली कैसा है हमारा वायुमंडल, ठीक है। तो अभी हॉरिजॉन्टल देख लिया था हमने, नीचे सारी गैसेस कैसे कैसे वातावरण में है। अब ये देखेंगे ऊर्ध्वाधर रूप में वितरण कैसा है वायुमंडल का, कैसे उसकी जो मेन मेन परतें हैं, ठीक है ना, मुख्य हमारी परतें कौन कौन सी वायुमंडल की, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मेन लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर, तो 1 बाय 1 इनके बारे में देखते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना इनका। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वायुमंडल की जो परत आती है उसे हम बोल देते हैं ट्रोपोस्फियर, हिंदी में इसको बोल देते हैं हम क्षोभ मंडल, ठीक है। तो क्षोभ मंडल जो है इसका जो सबसे पहला जो वर्ड था, इसको नाम ट्रोपोस्फियर जो नाम दिया वो दिया था हमारे तिद्रांस डी बोर ने, ठीक है। यूज्ड फर्स्ट, ये नाम जो यूज किया था उन्होंने सबसे पहले इसका यूज किया था। तो ये जो वायुमंडल की परत है ये पहली परत है सबसे नीचे, ठीक है।
पहली परत सबसे नीचे की, ये ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, क्षोभ मंडल कहलाती है। जमीन से जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, जो जिस परत में हम रहते हैं, वो जो है क्षोभ मंडल कहलाती है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो वो आपको 8 to 18 किलोमीटर देखने को मिलती है। 8 किलोमीटर की जो हाइट है वो आपको पोल्स पे देखने को मिलेगी, ध्रुव पे देखने को मिलती है, और 18 किलोमीटर की जो हाइट है वो इक्वेटर पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी हाइट जो है अलग अलग है, और ये है अलग अलग क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि हाँ, अगर बॉटम पे जो आपका एटमॉस्फेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है पार्टिकुलरली, तो वो इक्वेटर पे 18 किलोमीटर क्यों है, और आपका पोल्स पे, ध्रुव पे, ये 8 किलोमीटर क्यों है। तो वो इसीलिए है क्योंकि जो हमारी थिकनेस है, वायुमंडल की जो थिकनेस है, हवा की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो सबसे ज्यादा आपको इक्वेटर पे देखने को मिलेगी। ठीक है ना, थिकनेस इज ग्रेटर एट द इक्वेटर, ये आपको मोटाई जो है इसकी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज द हीटेड एयर राइजेस टू ग्रेटर हाइट। जब वायुमंडल पे, भूमध्य रेखा पे गर्मी होती है, और गर्मी की वजह से क्या होता है, ज्यादा हवा जो गर्म होने के बाद उठती है, ऊपर उठती है, तो ज्यादा हाइट तक उठती है, तो वहीं तक जो है ये एटमॉस्फेयर देखने को हमारा मिल जाता है, ट्रोपोस्फेयर का। इसलिए इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है, और आपका पोल्स पे, ध्रुवों पे, ये 8 किलोमीटर की दूरी तक होता है। ठीक है, और जहां पर ये खत्म होती है उस परत को क्या बोल देते हैं हम? ट्रोपोपोज बोल देते हैं, ट्रोपोपोज, है ना, एंड ऑफ ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल का अंत होता है, वो ट्रोपोपोज कहलाता है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोपोज में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये यहाँ तक जाके खत्म हो जाता है। अब इसमें आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ पर लगभग लगभग आपका 15% जो टोटल वॉल्यूम है वातावरण का, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? वो आपको वायुमंडल की इस सबसे नीचे वाली परत पे देखने को मिलता है। ठीक है, और दूसरी चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है कि इस ट्रोपोस्फेयर के अंदर जैसे जैसे ये अगर तल है, ठीक है, जहाँ हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे, तापमान जो है वो कम होने लगता है। ठीक है, ऊपर जाने पे तापमान कम होता है। अभी तापमान जो कम होता है किस दर से कम होता है, इसका रेट क्या है? ठीक है, तो इसको बोला जाता है कि जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। पर किलोमीटर, तो ये जो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से इसका तापमान कम होता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नॉर्मल लिप्स रेट। ठीक है, सामान्य प्रवणता दर। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट, ये नॉर्मल लैप्स रेट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझ में आना चाहिए कि जो वातावरण के लिए जो हम ऊपर जा रहे हैं, तो वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो वैसे वैसे कम होता चला जाता है। ठीक है ना, तो ये एक दर से कम होता है, तो ये है 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता चला जाता है। ठीक है ना, इसको हम सामान्य हास दर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका नॉर्मल लैप्स रेट कहलाता है। ये नॉर्मल लैप्स रेट कहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें? ये नॉर्मल लैप्स रेट भी आपको देखने को मिल रहा है ट्रोपोस्फियर के अंदर, और जैसे जैसे 1 किलोमीटर ऊपर गए तो ये इसके अंदर तापमान में 6.5 डिग्री के आसपास कमी आ जाती है। और जिसकी हाइट है, ट्रोपोस्फियर की हाइट जो आपको पूरे देखने को मिलती है कितनी है? 0 से लेके लगभग लगभग 45 किलोमीटर तक होती है। 45 से कहीं कहीं पे 50 किलोमीटर तक भी रहती है, इसको हम
50 किलोमीटर तक कर देते हैं। तो 0 से 50 किलोमीटर की इसकी हाइट होती है जमीन से। जमीन से इतनी ऊंचाई तक आपको ये आपका ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो नॉर्मल लैब स्टेट है इसका उल्टा हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इसमें क्या होता है, जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कुछ दूरी तक क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज टेम्परेचर, फिर उसके बाद फिर से ठंड कम होने लगेगा। तो ये जो उल्टा हो जाता है ये कहलाता है हमारा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये क्यों होता है इसके बारे में अभी बाद में पढ़ेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि ये लैब स्टेट और नॉर्मल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर ये किस तरीके से काम करते हैं और कब कब हमारे यहाँ ये काम करते हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको बाद में देख लेंगे। तो इसमें जो है ये जो मंडल है ट्रोपोस्फेयर की बात जो हम कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर काफी इंपॉर्टेंट स्फीयर है हमारा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, यहीं पे आपको गर्मी सर्दी देखने को मिलती है, इसमें ही आपको विकिरण होता है, ठीक है ना। तो इसमें सारी चीजें होती हैं, विकिरण होगा, सूर्य की किरणों का, इसी के अंदर आपको उनका संचालन देखने को मिलेगा, इसी के अंदर आपको संवहन देखने को मिलेगा। तो संवहन मतलब है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है मूवमेंट, जैसे कि आपने जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी तो उसके अंदर देखा था कि जो मेंटल से कन्वेक्शन करंट्स उत्पन्न होते हैं, संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके की हवा की धाराएं जो है संवहनीय रूप से ऊपर की तरफ जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, और इस तरीके से संवहन चलता है और पूरी तरीके से हवाओं का बहना और वातावरण का बदलना, ये सब चीजें इसके अंदर होती है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको ट्रोपोस्फेयर को परिवर्तन मंडल भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। चेंजिंग होता है तो सब कुछ, क्योंकि सारी जो मौसमी घटनाएं हैं जितनी भी हैं वो सारी मौसमी घटनाएं इसके अंदर इसी मंडल में होती है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस जो हैं वो आपको ट्रोपोस्फेयर के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि इसके अंदर जैसे जैसे आप हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे आपका जो हवा की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। नीचे हवा की गति इतनी तेज नहीं होती है, जैसे जैसे आप जीरो से हाइट पे ऊपर 40-50 डिग्री 40-50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए तो वहां पर हवा बहुत तेज चल रही होती है, ठीक है। तो इसका आपका परिवर्तन मंडल भी बोल देते हैं। संवहनीय धाराएं इसके अंदर चलती हैं तो इसको आप संवहनीय मंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। कन्वेक्शन जोन भी कहलाता है, या फिर ये आपका क्षोभ मंडल भी कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो आता है वो आती है हमारी ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज एक छोटा सा जोन है, ठीक है, जिसको बोल देते हैं हम क्षोभ सीमा। तो ये जो ट्रोपोपोज है क्षोभ सीमा है, ये क्या होती है, ये एक ऐसी लाइन है, एक जोन है थोड़ा सा पतला सा, जिसके ऊपर तो आपको स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलता है और नीचे आपको ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलता है, ठीक है। बीच में क्या है, बीच का जो लाइन है ये आपकी ट्रोपोपोज हो गई। तो जो ट्रोपोपोज है ये लगभग लगभग आपको 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई का देखने को मिलेगा, इतनी दूरी का ही इसकी चौड़ाई होती ऊंचाई होती है। और ये जो है इसके बाद इसमें जो है तापमान जो है लगभग लगभग टेम्परेचर वो आपको कांस्टेंट देखने को मिलता है, एक जैसे ही पूरा देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो है जब आप क्रॉस कर जाते हैं तो तापमान जो है वो कम होना बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो आफ्टर ट्रोपोपोज टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्लाइनिंग, तापमान कितना कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्षोभ सीमा कहलाती है। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आ जाता है आपका वो वो जो नेक्स्ट लेयर आएगी वो कहलाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको आप स्ट्रेटोस्फीयर को बोल देते हैं समताप मंडल। तो क्षोभ सीमा जो समताप मंडल है इसके समताप से ही समझ रहे होंगे, इसके अंदर तापमान जो है लगभग लगभग एक जैसा रहता है, ज्यादा तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। और जो इसमें संवहनीय जो संताप रेखाएं हैं जिसको हम बोलते हैं आपकी एब्जॉर्बिंग हीट, जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, ऐसी रेखाएं जो तापमान को बताती हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हेलाइन जो है वो लगभग लगभग समानांतर ना होकर लंबवत होती हैं और इसमें तापमान के अंदर ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। इसकी जो ऊंचाई है आपकी लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक जो है ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलता है। इसके अंदर इस विद इन इसके क्या आपको देखने को मिलता है, ओजोनोस्फीयर भी देखने को मिलता है, जिसको बोल देते हैं हम ओजोन मंडल।
ठीक है। तो इसमें ओजोन मंडल भी आपको देखने को मिलेगा और इसके अंदर तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पर जो है संघनन होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो बहुत कम संघनन होता है। यहाँ पर आपको सर्रस क्लाउड देखने को मिलते हैं। सर्रस क्लाउड्स को हम हिंदी में बोल देते हैं मुक्ताब मेघ, ठीक है। तो ये मुक्ताब सर्रस क्लाउड होगा, रुई के फाहे की तरह होते हैं और कुछ कभी-कभी इसमें थोड़ी बहुत यहाँ से इनमें से जो बूंदें गिरती हैं, तो वो जो बूंदें गिर रही हैं उनको क्या बोल देते हैं? उनको बोल देते हैं नॉक्टिल्यूसेंट, ठीक है। इनका नाम इंग्लिश में नॉक्टिल्यूसेंट बोल देते हैं। और इस मंडल की जो मोटाई है वो ध्रुवों पर ज़्यादा होती है, विषुवत रेखा पे थोड़ी इसकी मोटाई कम होती है, क्योंकि नीचे जो ट्रोपोस्फियर बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है और ये जो है इस डायरेक्शन में बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पोल है, यहाँ पर इक्वेटर है। तो ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर तो इसकी हाइट जो है 18 किलोमीटर की है, इसकी हाइट 8 किलोमीटर है इस साइड से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अब इसकी हाइट जो है वो कम हो जाएगी, है ना, और ये हाइट बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जो आपका समताप मंडल है उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ी हुई होती है पोल की तरफ और इक्वेटर की विषुवतीय रेखा की तरफ इसकी ऊंचाई जो है कम होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ठंड वाला टाइम होता है, ठंड वाले टाइम में यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। नहीं तो आपको जब जहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर एंड होगा, इसकी हाइट पे आपको 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो जहाँ पर हमने देखा था कि जो ट्रोपोपॉज़ है वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ पर इसकी हाइट पे पहुँचते-पहुँचते तापमान जो है वो लगभग तापमान हमने शायद गिनने के बाद यहाँ नहीं बताया था आपको। तो लगभग ट्रोपोस्फियर के एंड में टेम्परेचर लगभग -50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। यहाँ पर ये फिर बढ़ने लगता है तापमान और बढ़ के लगभग 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच जाता है इसके एंड तक, ठीक है। तो वो इसलिए पहुँच जाता है क्योंकि कुछ हाइट तक तो जहाँ पे ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हुआ ट्रोपोपॉज़ के बाद, तो क्षोभ सीमा के बाद जब स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर वाली भाग में जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर का जो ऊपर वाला भाग है, ये अगर मैं पूरा बना दूँ स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये ओज़ोनोस्फीयर कहलाता है। ओज़ोन मंडल, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओज़ोनोस्फीयर क्या कर रहा है? क्योंकि अभी जैसे हमने पीछे देखा था ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपको बताया था मैंने। मेजर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने O3 की बात भी की थी जो कि ओज़ोन होता है। तो ओज़ोन क्या करता है? ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है ना? हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है। तो जब हीट को एब्ज़ॉर्ब करेगा तो गर्म कर देगा। तो यही कारण है कि जब ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जहाँ पर ओज़ोनोस्फीयर आता है, यहाँ पर क्या होता है हीट को ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। अवशोषित कर लेता है गर्मी को। तो इसीलिए तापमान में फिर वृद्धि होने लगती है और जब एंड तक यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है इसके एंड तक, ठीक है। तो अब ये जो ओज़ोनोस्फीयर है इसकी भी कुछ अपनी खासियत है। ओज़ोनोस्फीयर की खासियत देख लेते हैं क्या होती है। तो ओज़ोनोस्फीयर जो है ये लगभग आपको 15 से 35 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा ओज़ोन गैस देखने को मिलेगी। ओज़ोन गैस रहती है और ये यूवी रेज़ को क्या करता है? एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, सूँघ लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की हाइट से रेट से बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। इस तरीके से ये ओज़ोन मंडल आपका बन जाता है। और इसमें जो है ओज़ोन के क्षरण आजकल होने लगा है, ओज़ोन होल जिसकी वजह से बन गया है। तो अभी पीछे एक हमारा वो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था जिसे हम बोल देते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जिसके जिसके अंदर ओज़ोन के ऊपर बात की गई थी और इसमें बात की गई थी कि क्या-क्या हम स्टेप्स उठा सकते हैं जिसकी वजह से जो है ओज़ोन का जो होल हो रहा है, ओज़ोन का जो इरोजन हो रहा है, उसको हम कड़ाई से रोक सकें। तो इसके बाद था कि सीएफसीज़ वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात की गई थी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, काफ़ी गर्मी बढ़ रही थी, तो उन सब चीज़ों के ऊपर हमने बात की थी। और ओज़ोन का डिग्रेडेशन ना हो, ओज़ोन का जो होल है वो बंद हो जाए, वो ठीक दोबारा से ठीक हो जाए।
उसके ऊपर बात की गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर, और ये काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ओजोनोस्फीयर के बाद फिर जो स्ट्रेटोस्फीयर आ गया, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद फिर जो नेक्स्ट आता है उसे हम बोल देते हैं मीसोस्फीयर। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे मध्यमंडल। तो मध्यमंडल जो है लगभग 50 से 80 किलोमीटर की हाइट को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जमीन से, ये कहलाता है मेसोस्फीयर। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विद हाइट, जैसे जैसे आप ऊंचाई से आगे बढ़ेंगे, विद हाइट टेम्परेचर वो है फिर से गिरने लगता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, और एट 80 किलोमीटर की हाइट तक जब आप पहुंच जाते हैं तो टेम्परेचर लगभग लगभग माइनस के 80 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। ठीक है, और जहां पर ये एंड हो जाता है वहां पे क्या बोल जाते हैं, उसको बोल देते हैं मीसोपॉज, इज द एंड ऑफ मेसोस्फीयर। जहां पर मेसोस्फीयर में एंड हुआ इसका, वो आपका मेसोस्फीयर कहलाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ओजोनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, फिर ओजोनोस्फीयर हो गया ट्रोपोस्फीयर के बाद, और ये जो है हमारा फिर मेसोस्फीयर कहलाएगा। यहाँ पर एक और चीज देखने की होती है मध्यमंडल के अंदर, यहाँ पर कई बार जो उल्का पिंड होते हैं जो दूसरे ग्रहों से आते हैं या अंतरिक्ष से कई बार पृथ्वी की तरफ गिरने की लिए कोशिश करते हैं, तो वो जब जैसे ही इस लेयर में आते हैं, मीटियोराइट्स बोलते हैं ना उनको, मीटियोर, उल्का पिंड, उल्का पिंड बोलते हैं इनको। तो ये उल्का पिंड जो है ये नीचे की तरफ जब आ रहे होते हैं, गिरते हैं, तो ये जल जाते हैं। ठीक है ना, मीटराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर। एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ गिरते हैं, अंदर आते हैं, तो ये यहाँ जला देती है इसको, मेसोस्फीयर, मध्यमंडल। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, है ना, अर्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि बाहर के जो उल्का पिंड वगैरह हैं, छोटे मोटे जो होते हैं, वो तो आगे यहाँ पे जल के खत्म हो जाता है, राख हो जाती है उनकी, इतनी गर्मी इसमें, और फ्रिक्शन इतना तेज होता है इसके अंदर। और इसीलिए जो है ये जो मेसोस्फीयर की जो हाइट है जो हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लेयर आती है, उसे बोल देते हैं हम आयनोस्फीयर। दूसरा नाम है उसका आयन मंडल। तो जो आयन मंडल है वो आयन से समझ में आ रहा होगा कि आयन आयोन्स होते हैं इसके अंदर, आयन मंडल कहलाता है इसीलिए। तो आयन मंडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर जो है लगभग लगभग आपको 80 टू 400 किलोमीटर्स के आसपास का जो पूरा एरिया है, वो रीजन जो है वो आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। और ये जो आयनोस्फीयर है, ये इसका एक पार्ट है थर्मोस्फीयर का ही। ठीक है ना, तो आप इसको आयनोस्फीयर भी कह सकते हैं, या फिर इसको आप थर्मोस्फीयर भी कह सकते हैं, थर्मोस्फीयर के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, तो इसका जो बड़ा पार्ट हो जाएगा उसको हम बोल देंगे थर्मोस्फीयर। ठीक है ना, तो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर के अंदर क्या होता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद, या ऐसा लिख लीजिए, टेम्परेचर इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ता है, विद हाइट, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे यहाँ पर इस लेयर में टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। जबकि अभी आपने देखा था मेसोस्फीयर के अंदर टेम्परेचर घटता चला जा रहा था, थर्मोस्फीयर में आते ही टेम्परेचर फिर से दोबारा बढ़ने लगता है। ठीक है तो थर्मोस्फीयर का जो बाहर वाला पार्ट है वो बोलता है, वो कहलाता है आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। ठीक है, एंड कितनी, कहाँ तक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 80 टू 400 किलोमीटर। 80 से, जहाँ पर मेसोस्फीयर खत्म हुआ 80 किलोमीटर के आसपास, वहां से लेके 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है लगभग आपको ये थर्मोस्फीयर वाला पूरा एरिया मिलता है, जो कि आप आयनोस्फीयर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है इम्पोर्टेंट क्या होता है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो रेडियो ट्रांसमिशन इसमें हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको रेडियो वेव्स जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है,
वो जब यहाँ से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं यहाँ से, जैसे अर्थ के पास आएंगी यहाँ से और रिफ्लेक्ट करके अर्थ से फिर इस लेयर तक आ जाती हैं। तो इसीलिए वो इस लेयर्स के हिसाब से हम जो है रेडियो सुन पाते हैं अपने वहाँ से, ठीक है ना। तो ये आयनोस्फीयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत की बात ये है कि तापमान तो इसके अंदर बहुत बढ़ता रहता है, लेकिन ठीक है, आपको गर्मी नहीं लगेगी, इसमें जलेंगे नहीं आप, ठीक है ना। नो फीलिंग ऑफ वार्म, ठीक है, डिस्पाइट हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हो गया इसके अंदर, लेकिन जब अगर आप सपोज करो इसमें से हाथ निकाल के बाहर करोगे कि चलो भाई तापमान इतना हो रहा है, इतनी डिग्री टेम्परेचर हो गया है, फिर भी आपका हाथ नहीं जलेगा इसके अंदर। तो ये बड़ी खासियत है इसकी, खूबसूरती है इसकी, ठीक है, आयनोस्फीयर की। और यहाँ पर जो है ताप वो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है, वायुमंडल का जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाता है। प्रेशर ऑफ गैसेस इज वेरी लो। तो हवा का जो है जो संगठन है, एक साथ इकट्ठी जो उसके कण जो जुड़े हुए होते हैं वो नहीं, दूर दूर तक फैले हुए कण होते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो फिर गर्मी को जो है महसूस नहीं होने देते, ठीक है ना। और बहुत सारी जो उच्च वेगी कण जो हैं वो लगातार उनका कण जो है, बहुत सारे फोटोन्स जो है, परावैंगनी जो किरण होती है उसके जो फोटोन्स होते हैं, यूवी फोटोन्स, वो क्या होते हैं, वो बहुत स्विफ्टली यहाँ पर मूव कर रहे होते हैं, स्विफ्टली मूवमेंट होता रहता है इनका, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, गैसों का आयोनाइजेशन हो जाता है ना। ये दोनों मिलके क्या कर देते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस, आयन के रूप में बदल जाती हैं। तो आकाश के अंदर जो भी आप देखते हैं, नील वर्ण उसका देखते हैं, सुमेरु ज्योति देखते हैं, कुमेरु ज्योति देखते हैं, उल्काओं की चमक देखते हैं, ब्रह्मांड की किरणों की जो भी उपस्थिति है, वो सभी जो है आपको आयन मंडल के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो इंटरनेशनल वो है हमारा स्पेस स्टेशन, जैसे मैंने आपको बताया ऑरोरा बोरियोलिस, आपने अगर इसके बारे में सुना हो, ऑरोरस बोरियोलिस, इसको गूगल पे करना, ऑरोरा बोरियोलिस को, इसके बारे में देखना, तो आपको दिखेगा नॉर्वे की साइड, स्वीडन की साइड, जो आपके हाई ऑल्टीट्यूड वाले, हाई लैटिट्यूड वाले कंट्रीज हैं, वहाँ पर आकाश में रात में भी जो है कई बारी बड़े चमकदार पदार्थ देखने को मिलते हैं, लाइट देखने को मिलती है बहुत प्रकाश वाली, ऐसा लगेगा जैसे होली हो रही, दिवाली की तरह कुछ आसमान में हो रहा है। तो वो सब जो है, क्योंकि गैसेज जो है वो आयनाइज हो जाती हैं, अल्ट्रावायलेट की जो फोटोन्स है, फोटोन्स उनके साथ रिएक्शन करते हैं, तो रात में भी चमकदार तरीके का एक हमारे सामने दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और इसकी वजह से जो है ये अरोरा बोरियोलिस के एक्शन जो है, एक्टिविटी, वो आपके थर्मोस्फेयर के अंदर, आयनोस्फेयर के अंदर देखने को मिलता है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, वो भी आपको कहाँ देखने को मिलता है, और सैटेलाइट्स वो भी आपको इसी ऑर्बिट में जाके देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ जमीन से भेजा तो हम होता है ना, कहाँ फिक्स कर रहे हैं इनको जाके, तो वो कहीं ना कहीं इस आयनोस्फीयर में, थर्मोस्फीयर में ही जाके फिक्स हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रेरिफाइड है, बहुत हल्के हल्के गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक, सैकड़ों किलोमीटर तक दूर फैले हुए कण हैं इसके, इसलिए वो गर्मी पैदा नहीं करने देते, आपके हाथ नहीं जलेगा इसके अंदर। और इसीलिए यहाँ पर जो है ये ऑर्बिट करती हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट्स वगैरह जो है सब इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि जो यहाँ पर जो रेडियो वेव्स की मैंने बात की थी, वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज होती हैं, तो इसलिए पृथ्वी पे बाहर आ जाती हैं। और इसके बाद जो है क्या होता है, टेम्परेचर फिर से यहाँ बढ़ना लगता है जैसे जैसे आगे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सूरज की किरणें जो है डायरेक्ट यहाँ पड़ रही हैं, तो उसकी वजह से सूरज की किरणें की पड़ने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पैदा होने लगती है। और इस कई बार ये होता है कि हम इस जो लेयर है इसको हम कुछ भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसका पहला भाग एक हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं डी लेयर। तो डी लेयर का मतलब क्या हो गया, ये 80 से 96 किलोमीटर तक फैली हुई होती है, ठीक है ना। और ये क्या करती है, ये आपके लॉन्ग वेव रेडियो वेव्स जो होती हैं, लॉन्ग वेव होती हैं रेडियो वेव्स, इनको जो है क्या करता है, परिवर्तन करता है इनका, रिफ्लेक्शन, इनका रिफ्लेक्शन कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी जो इसकी लेयर आती है विदिन इसके, इसको बोल देते हैं E1, ठीक है ना। तो E1 लेयर जो है वो आपके 96 से लेके 130 किलोमीटर की
हाइट तक होती है, ठीक है। फिर आती है E2। E2 जो है वो लगभग 160 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं ये क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, ठीक है। ये दोनों ही रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन करता है रेडियो वेव्स का। और उसके बाद फिर आती है आपकी तीसरी लेयर, जिसे बोल देते हैं हम F1 एंड F2 लेयर, ठीक है। ये तो इनका जो हाइट है वो लगभग 160 से 320 किलोमीटर के आसपास तो होती है। और ये क्या कर देती हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स जो हैं उनका रिफ्लेक्शन करती हैं, उनका परिवर्तन करती हैं। तो इसको, इस परत को हम एक और नाम दे देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एप्लीटन लेयर, ठीक है, इसका नाम होता है। और इसके बाद जो है फोर्थ लेयर आती है, जिसको हम बोल देते हैं जी लेयर। जी लेयर जो है लगभग 400 किलोमीटर तक की हाइट तक होती है। और इस जो लेयर है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, इट्स ओरिजिन जो है वो, उत्पत्ति का कारण क्या है, ओरिजिन इज ड्यू टू नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। और नाइट्रोजन एटम्स रिएक्ट करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज की जो फोटॉन्स होते हैं उनके कारण। तो उससे प्रतिक्रिया से मिलके जी लेयर आपकी बन के तैयार हो जाती है। इसके बाद फिर आता है आपका वायुमंडल, लास्ट जो आता है, इसको बोल देते हैं हम एग्जोस्फीयर, ठीक है। ये है आपका वायुमंडल। तो एग्जोस्फीयर जो है लगभग लगभग आपको 640 किलोमीटर की हाइट तक देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो देखने को मिलेंगी, हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम, ऐसी गैसेस ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, हाइड्रोजन और हीलियम की मुख्य रूप से पदार्थ। उसके अलावा नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कुछ ऑक्सीजन की भी परत जो है, नाइट्रोजन की परत भी इसमें अलग अलग लेयर्स में देखने को मिलती है। और जो मेन थे इसके अंदर वो थे लेमन स्पिट्जर, ठीक है। लेमन स्पिट्जर ने इसके ऊपर, इस मंडल के ऊपर विशेष शोध किया था, विशेष शोध किया, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लेयर्स हैं हमारी अर्थ की। और अलग अलग लेयर्स में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटी है वो हमारी ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है। और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनके जो है बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स हैं। आप इनके डायग्राम्स को ऐसे भी बना सकते हो, इस तरीके से लेयर में, या सीधी लेयर करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई है, ये अर्थ है, ये हो गया ट्रोपोस्फियर हो गया, स्ट्रेटोस्फियर हो गया, फिर आपको मेसोस्फियर हो गया, फिर थर्मोस्फियर हो गया, फिर एक्सोस्फियर हो गया, ठीक है। थर्मोस्फियर के अंदर इसमें आयनोस्फियर भी आ जाता है, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोनोस्फियर भी आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये पूरा डायग्राम इसका बना सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसमें इस तरीके से डायग्राम बनाएं और यहाँ पर फिर जो है अलग अलग लेयर्स को ऐसे बना दें और इनमें इनका नाम लिख दें। ट्रोपोस्फियर हो गया, एक साइड आप इनकी हाइट लिखते चलें, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप हाइट लिख रहे हो 50 किलोमीटर लिख रहे हो, 80 किलोमीटर लिख रहे हो, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर लिखते चले जाए, -50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, 80 डिग्री सेल्सियस, -80 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से अलग अलग आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये 18 है, ये 50 है, ये 80 है, इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्ट्रेटोस्फियर हो गया, फिर आपका मेसोस्फियर हो गया,
ऐसे भी डायग्राम बना के आप इसका देख सकते हैं। अगर आप कहीं पे रिटन एग्जाम लिख रहे हैं तो इस तरीके के भी आप शो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का आपने पढ़ लिया इसके अंदर, इसका कंपोजिशन पढ़ा और इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है ना। तो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और इसमें जो कंसेप्ट था, आपको 2 कंसेप्ट मैंने समझाए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बात की थी कि टेम्परेचर जो है ट्रोपोस्फेयर के अंदर खासकर नॉर्मल लैब स्टेट से बढ़ता है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल लैब स्टेट आपको याद रखना है कि 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किलोमीटर के हिसाब से डिक्रीज होता है। तो ये नॉर्मल लैब स्टेट है, और इसका अपोजिट क्या हो गया, वो हो जाता है आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो सामान्य ह्रास दर वो होगी 6.5 का पर किलोमीटर के हिसाब से, और जो आपका इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है वो हो गया कि इसका उल्टा हो रहा है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जो है वो कई तरीके से होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे जब आगे और भी कंसेप्ट आएंगे हमारे सामने, तब हम उनके बारे में इसके ये पढ़ेंगे कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कैसे कैसे होता है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारी जो है कारण होते हैं, उनको भी हम देखेंगे इसके अंदर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तापमान का विकर्ण, ठीक है ना। तो ये क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऊंचाई के साथ साथ जब वायु का ताप है, जो एटमॉस्फेयर का जो गर्मी है, टेम्परेचर है, वो बढ़ने लगता है। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि कई बार ठंडी हवा जो है ऊपर रह जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वायु का विक्रमण होता है। इन दोनों का कंसेप्ट है, तो उनको भी हम अभी आगे देखेंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर हम देखते हैं, वो ये हो जाता है कि जो टेम्परेचर है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग है, ठीक है। तो इंसुलेशन और हीट बजट इसके अंदर जो है वो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम देखेंगे। इंसुलेशन एंड हीट बजट, ठीक है। तो इंसुलेशन का मतलब हो गया सूर्य ताप, ठीक है ना, और उष्मा बजट। तो इनके बारे में हम देखेंगे, ये भी दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो भी गर्मी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो ये गर्मी सारी की सारी एटमॉस्फेयर से आ रही है। एटमॉस्फेयर में कहाँ से आ रही है, तो एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी सन से आ रही है। तो सन में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी हम जानते हैं, ठीक है। और वहाँ से ही सारा जो है हमारा टेम्परेचर जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, पूरी पृथ्वी बढ़ता है, सारी गर्मी चलती है, सारी प्रोसेस चलते हैं। तो ये सभी जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय हैं, और इनको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इनके अंदर से भी कई बार बन के अलग अलग क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। उसमें बजट के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और आपका जो है इंसुलेशन हीट बजट जो है उसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन अलग अलग जगह से हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है ना। तो सूर्य ताप जो है वो पहले हम समझेंगे कि जो सूर्य ताप है वो कैसा है, और किस प्रकार से जो है ये हमारी पृथ्वी पर पहुंच रहा है, कितने प्रकार से पहुंच रहा है। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य ताप आ रहा है वो कई जगह से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले आ जाता है कि पृथ्वी गर्मी महसूस करती है। ये इसको बना देता हूँ मैं सूर्य, ठीक है। और ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, अर्थ। तो सन से जो है ये रेज जो है काफी ज्यादा तेजी से यहाँ पर आ रही हैं, पृथ्वी पर पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये जो पहुंच रही हैं, इनका जो है कई कारण होते हैं। पृथ्वी गर्मी जो है, हीट जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है पृथ्वी के चारों तरफ, इसके कई कारण हैं अलग अलग। तो पहला कारण जो हो गया वो हो गया सोलर रेडिएशन। तो सूरज की जो तापमान है उससे आता है। दूसरा जो हमारे पृथ्वी पर जो एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी देखने को मिलती है, वो किससे मिलती है, ग्रेविटी से देखने को मिलती है, ठीक है ना। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से। और तीसरा जो था हमने देखा था, पृथ्वी के अंदर से जो गर्मी आती है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, ठीक है ना। तो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है
उनसे भी जो है काफी गर्मी पृथ्वी पर आती है। लेकिन इन तीनों में से जो सोलर रेडिएशन है, दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? वो सोलर रेडिएशन है, ठीक है ना। तो जो सोलर रेडिएशन हमारी सन से जो हमारी पृथ्वी पर आ रही है, वो क्या कहते हैं, शॉर्ट वेव्स में आती है, ठीक है। तो ये जो सूरज से किरणें आती हैं, पृथ्वी पर गर्मी लेके आती हैं, ये किस में आती हैं? शॉर्ट वेव में आती है, लघु तरंगों में के रूप में पृथ्वी पर सूरज की किरणें पहुंचती हैं, ठीक है। और ये जो इनकी जो स्पीड है वो काफी तेज होती है, लगभग लगभग 1,86,000 1,86,000 मील एक सेकंड में कवर कर लेती हैं। इतनी तेजी से ये किरणें जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर आती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सन क्या है, वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा इंजन है जो कि पूरी पृथ्वी के सरफेस के ऊपर हमारे हवाओं को चलाता है, जो हमारी समुद्रों में तरंगों को चलाता है, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे एक्सोजेनेटिक और डिजनरेशनल प्रोसेसेस होते हैं उनको चलाता है, जो भी पृथ्वी के ऊपर जिंदगी है, बायोस्फीयर है, वो उसको संभालता है। तो सोलर एनर्जी जो है, सूरज का जो ताप है, जो कि सोलर रेडिएशन की वजह से हमारी पृथ्वी पर गर्मी करता है, पृथ्वी का तापमान को बना के रखता है, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर बना के रखता है। ये बहुत सारी तरीके से हमारे पृथ्वी के ऊपर हेल्प करता है और उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो आपके चाहे जियो बायोकेमिकल साइकिल हो, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, चाहे फिर वो प्लांट्स हो जो कि खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, है ना, वो हो, या फिर जो है आपकी फूड चेन चलती हो, फूड वेव चलती हो, वो सब जो है कहीं ना कहीं एनर्जी ले रहे हैं सूरज से, ठीक है। तो जो सन है, जो सूरज की किरणें आ रही हैं, वो क्या होता है कि उसका विकिरण भी होता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है ना। तो उसका जो विकिरण है वो कैसे हो रहा है, वो सन के अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सन के अंदर जो ऊष्मा आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो कहीं ना कहीं आप देखें तो वो आपको देखने को मिलेगी पेंसिल की बैटरी तो रखनी है। क्या हो गया? एक मिनट देखें, चल क्यों नहीं रही। एटॉमिक फ्यूजन रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है वो आपका हीलियम में फ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हीलियम से फ्यूज होता है और उसकी वजह से एनॉर्मस एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी इतनी हाई क्वांटिटी में होती है और फिर जो है वो सन का जो आउटर सरफेस होता है वहां से निकलती हुई आगे तक जाती है, और फिर ये जो है आसपास के पूरे अंतरिक्ष के अंदर ये गर्मी फैलाती है, तापमान देती है, रोशनी देती है, और पृथ्वी पे भी काफी ज्यादा इस प्रकार से सोलर रेडिएशन देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो जो सूरज की जो किरणें आ रही हैं, वो उसका जो रेट ऑफ रेडिएशन है वो हमेशा आपको बराबर से देखने को मिलेगा, लगभग लगभग 2 ग्राम कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर की तरफ की तर्ज पर ये हमारी पृथ्वी पर आता जाता है, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है कि दूसरी चीज जो है, इसका एक फॉर्मूला इसके अंदर एक आता है जो कि हम बोल देते हैं 2 लॉ हैं, ठीक है ना, 2 बेसिक लॉस, 2 लॉ हैं जिनके आधार पर जो है ये आपकी जो फ्लो ऑफ सोलर रेडिएशन है, सूरज की किरणें जो आपकी पृथ्वी की तरफ आती हैं, वो 2 तरीके से करती हैं। तो पहला एक आता है, उसे बोल देते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का मतलब क्या होता है? ये कहता है कि जो वेवलेंथ है रेडिएशन की, ठीक है ना, सूरज से जो रेडिएशन आ रही है, सूर्य तप आ रहा है, उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है उसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एमिटिंग बॉडी, ठीक है। मतलब कि जो भी कोई ऐसी बॉडी है जिसमें से टेम्परेचर तापमान निकलता है, वो जितनी गर्म होगी उसमें से उतनी ही छोटी वेवलेंथ निकलेगी, जितनी ठंडी होगी उतनी ही उसमें वेवलेंथ क्या है, कम होगी, ज्यादा होगी। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है उल्टे रूप से उसके साथ जुड़ा हुआ होना।
तो अगर कहीं से भी एनर्जी किसी बॉडी से निकल रही है, जितनी गर्म उतनी छोटी वेवलेंथ निकलेगी, जितनी ठंडी उतनी बड़ी वेवलेंथ निकलेगी। तो इसीलिए जो सूरज है वो बहुत गर्म है, तो बहुत गर्म है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो वेव निकलती है, वेवलेंथ आती है, वो कैसी आ रही है, शॉर्ट वेवलेंथ आ रही है इनकी। वेवलेंथ का मतलब समझते हो ना क्या होता है, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, कि अगर यहाँ से कोई एनर्जी पास हो रही है, इस तरीके से हो रही है, तो ये वेव का एक जो ऊपरा वाला भाग है क्रस्ट इसका, और दूसरा इसके बीच की जो दूरी होती है, ये कहलाती है वेवलेंथ, ठीक है ना। और अगर ये ऐसे चल रही है, तो अब इसके और इसके बीच की दूरी कम होगी, ठीक है ना, ये भी वेवलेंथ है, तो ये वेवलेंथ कैसी होगी, बड़ी, लॉन्ग, ये कैसी होगी, शॉर्ट। तो ये emitting हाई हीट ज्यादा पैदा कर रही है, इट इज लेस हीट, कम हीट है, तो उसमें वेवलेंथ उसकी बड़ी होगी। ये क्या कौन कह रहा है, ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है, ठीक है। इसमें दूसरा एक और लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है वो कहता है कि रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ रेडिएटिंग बॉडी, ठीक है ना। इसको लिख देता हूँ मैं, दैट फ्लो और influx of radiation is proportional to the fourth power of the absolute temperature of the reading body, ठीक है ना। तो कोई ऐसे पदार्थ है जहां से टेम्परेचर निकल रहा है, उसका जितना भी टेम्परेचर उसमें से आ रहा है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर का चौथाई भाग होगा, जितना भी फ्लो होगा रेडिएशन का, जितने भी रेडिएशन आ रही है उसका चौथाई भाग ही वो रेडिएटिंग बॉडी गर्म होती है, ठीक है ना। तो अगर सूरज का तापमान जो है इस टाइम पे माना जाता है, सन का टेम्परेचर जो है वो कितना माना जाता है, वो माना जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है सूरज का मिलता है। और जो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत तेज गर्म है, इसका जो बाहर का सरफेस है वो गर्म होता है, तो जितना भी ये एनर्जी निकालता है वो फोटोन में हम काउंट करते हैं उसको, ठीक है ना। और ये फोटोन जो है लगातार सूरज के सरफेस से आती रहती हैं, बैंड्स के रूप में निकलती रहती हैं, और ये फिर हमारा शॉर्ट वेव लेंथ के रूप में पृथ्वी के पास पहुंचती हैं, ठीक है। तो जो वेव्स आती हैं सूरज से लेके हमारे पृथ्वी तक जो आती हैं, एक एक वेवलेंथ के अंदर आती है, एक रेडिएशन के रूप में आती हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। ये मैग्नेटिक वेव जो है कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है, तो ये कहलाती है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, ये हमारी पृथ्वी पर उसकी तरंगें हैं सूरज की, जो तेजी से स्पीड पे हमारी पृथ्वी पर आ रही है, और इस तरीके से हमारी पृथ्वी सोलर एनर्जी को, सूरज के ताप को रिसीव करती है, हमारे पास तक ये आती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है अलग अलग लेयर्स पे जो है अलग अलग आपको वो मिलेंगी, तरंगे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इनकी तरंगों का जो है ये जो पार्ट है वो अलग अलग है, मतलब कि आपको इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर इसको मैं बनाऊं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेवलेंथ अगर आप बनाएंगे, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर सॉरी जो वेव्स हैं कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है, और उनकी वेवलेंथ कितनी है, वो आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। और उसके बाद फिर इनकी फ्रीक्वेंसी होती है कि वो फ्रीक्वेंसी कितनी तेजी से आ रही है, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी रहने देते हैं, फ्रीक्वेंसी का आपको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप इनकी वेवलेंथ और इनकी वेव्स के बारे में जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इसकी। तो सबसे पहले जो होती है वो होती है गामा रेज, ठीक है ना। गामा रेज, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, लेस देन 0.03, ठीक है।
ये आती है एनएम में, ठीक है, नैनो माइक्रोन जो होते हैं उसके वेव में आती है। दूसरी होती है आपकी एक्स रेज, ठीक है। इसको आप एनएम कर देते हैं तो इसको 1 कर दीजिए, 0.01 एनएम। और एक्स रेज हो गई, एक्स रेज आपको लगभग 0.01 टू एन 10 एनएम देखने को मिलेंगी, ठीक है। तीसरी फिर आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज जिसके बारे में अभी हमने सुना था कि अल्ट्रावायलेट रेज कितनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए, ये होती है अल्ट्रावायलेट रेज। थर्ड नंबर पे आती है। फोर्थ नंबर पे आती है विजिबल रेज, ऐसी रेज जो हमारी आंखों से हमें देखने को मिलती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सारे जो रंग दिखने आपको दिखते हैं वो सारे रंग इसी दूरी पे दिखते हैं। हमारी आंखों से सिर्फ विजिबल रेज ही जो हैं वो विजिबल होती हैं, बाकी तरीके की तरंगों को हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। इंफ्रारेड फिर आती हैं जो होती हैं 750 एनएम से लेकर 1 एमएन तक, ये अभी माइक्रो आ गई, ठीक है ना, एमएम तक आ जाती है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिजिक्स होती है, उसे बोल देते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हो गया आपकी 1 mm टू 1 मीटर। अब इनकी वेवलेंथ देख रहे हो ना आप, बढ़ गई 1 मीटर तक बड़ी होगी माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव कई बार आप यूज़ भी करते हैं अपने घरों के अंदर, उसमें भी जो माइक्रोवेव निकलती हैं वो ये हो गई। और फिर होती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव काफ़ी लंबी होती हैं, लॉन्ग वेव होती है काफ़ी। तो ये 1 मिलीमीटर से लेके 1 किलोमीटर तक की रेंज में होती हैं। तो काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती हैं। और आप सुनते होंगे हर्ट्स पर, जब रेडियो चलाते हैं कि इतने हर्ट्स पर ये प्रोग्राम आ रहा है, तो हर्ट्स क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, जैसे कि ये मैंने बताया वेवलेंथ है, तो जितनी बार ये ऊपर नीचे जा रही है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, ये डंडा खींच दूँ इस तरीके से, अब इस एक लाइन से कितनी बार ये ऊपर नीचे की जो क्रस्ट है ये जो है पार कर रही है, कितनी पार कर रही है, ये कहलाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। 1 मिनट के अंदर कितनी बार ये निकल के चलेगी। तो जो वेवलेंथ जिसकी बड़ी होगी उसमें वो धीमे धीमे जाएगी, एक इस लाइन से कम क्रस्ट जो है बाहर निकलेंगे। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो मतलब ज़्यादा इसके ऊपर और नीचे का जो पार्ट है ये ज़्यादा बाहर निकल जाएगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो वो हर्ट्स में हम जो है फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी बढ़ जाती हैं इसकी हर्ट्ज जो है, जितनी लॉन्ग वेव होती है उतनी हर्ट्ज जो है उसकी कम हो जाएंगी, जितनी कम है उसकी हर्ट्ज ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सन से जो है हमारी वेवलेंथ जो है अलग अलग वो आती हैं पृथ्वी के पास में, ठीक है। तो ये वेवलेंथ जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, वो सब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपकी वेवलेंथ की वजह से ही हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है सोलर रेडिएशन है, ये अलग अलग तरीके से हमारे उस पर काम कर रहा होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है, ये वेवलेंथ के साथ साथ जो हम देखेंगे, अब हम देखेंगे फैक्टर जो टेम्परेचर है वो पृथ्वी के ऊपर वो है कैसा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा है, इंसुलेशन जो है वो कैसे आ रहा है, कि किस दूरी तक फैला हुआ है, ठीक है ना। और हीट का जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, तो इनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो अब इसमें हम एक देखते हैं जिसे बोलते हैं वेज ऑफ हीट, वेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी। पृथ्वी पर जो हीट एनर्जी सूरज से आ रही है वो अलग अलग तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और अलग अलग तरीके से वो अलग अलग पदार्थों में पहुंचती है, ठीक है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। पहला होता है जिसे हम बोल देते हैं रेडिएशन, विकिरण। तो ये क्या होता है रेडिएशन के अंदर, इसमें ऊष्मा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है बिना उसके एक्चुअल कांटेक्ट में आए, ठीक है। तो इसे रेडिएशन बोलते हैं, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू another body without actual contact और मूवमेंट, तो रेडिएशन से होगा। तो अगर खाली जगह है, ठीक है,
तो उस खाली जगह से ये जो रेडिएशन के थ्रू जो गर्मी है, ऊष्मा जो है वो प्रवाहित हो जाती है। तो जैसे कि आप देखते हो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के अंदर सूरज है और फिर पृथ्वी है। तो सूरज से पृथ्वी तक जो है बिना कोई आपस में तो टच नहीं है, बहुत दूर तक है, कई हज़ारों करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन उसकी ऊष्मा जो है यहाँ तक प्रवाहित हो जाती है, तो वो रेडिएशन के थ्रू होती है। तो एक तो एनर्जी जो है जो ट्रांसफ़र होती है वो रेडिएशन के थ्रू होती है। दूसरा तरीका होता है इसका, उसे बोलते हैं हम कंडक्शन, ठीक है? तो कंडक्शन का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ-साथ किसी चीज़ के अंदर हीट का ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है ना? तो इसमें हो गया हीट ट्रांसफ़र थ्रू मैटर बाय मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के सहारे जो ट्रांसफ़र होती है हीट वो कहलाती है, ठीक है? तो मान लो कि आपने दूध गर्म करने के लिए भगोना रख दिया गैस के ऊपर, नीचे आपने गैस जला दी। तो जब नीचे गैस जलेगी, तो ऐसा नहीं है कि जो नीचे वाली तली है सिर्फ़ वही गर्म रहेगी। जो उसके कोने हैं, अगर ये भगोना है, तो यहाँ गैस जला दिया आपने, आग जल रही है, तो ये तो गर्म होगा ही होगा, लेकिन साथ के ये जो कोने हैं इसके ये भी गर्म हो जाएँगे। क्यों गर्म हो गई? यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्यों गर्म हो गया ये? तो ये इसलिए गर्म हो गया क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल्स थे वो आपस में जुड़े हुए थे और इस मॉलिक्यूल से यहाँ के मॉलिक्यूल से यहाँ तक गर्मी फैल गई और ठीक है, ये भी जलने लगा हाथ। इसको आप फिर हाथ से नहीं छू सकते, आपको इसके लिए फिर या तो कपड़ा लेना पड़ेगा, संसी लेनी पड़ेगी, किस तरीके से आप इसको पकड़ के फिर उठा के अलग रख सकेंगे। तो ये जो है कंडक्शन कहलाता है। तो जब इसमें हीट का ट्रांसफ़र होता है, किसी मॉलिक्यूल की वजह से होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कंडक्शन कहलाते हैं, ठीक है ना? तो जितना भी कोई घनत्व होगा, किसी भी मटेरियल के अंदर जितना डेंस होगा वो, जितना घना होगा, तो उतना ही ज़्यादा वो गुड कंडक्टर होगा आपके हीट का। और जब उसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो हल्के हैं, जो दूर-दूर हैं, तो वो बैड कंडक्टर होगा हीट का। जैसे कि हवा है, हवा के मॉलिक्यूल्स हल्के होते हैं, तो वो बैड कंडक्टर होता है हीट की, ठीक है ना? जबकि ऐसे मेटल्स वगैरह जो हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट की, ठीक है? फिर तीसरा जो इसमें तरीका होता है, वो होता है कन्वेक्शन, संवहन। तो कन्वेक्शन में क्या हो जाता है? कन्वेक्शन के अंदर वास्तव में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक्चुअल ट्रांसफ़र हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाता है। ठीक है? वो मैटर जो है, वो चीज़ जो गर्म है, वही दूसरी जगह पहुँच गई। तो उसकी वजह से हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है? तो जैसा आप देखते हो कि हवा जो वो है, ओशन है, कन्वेक्शन साइकिल की वजह से, जैसे कभी-कभी क्या हो गया कि मान लो आपको किसी बच्चे को दूध देना है घर में, है ना? तो आपने उसकी जो बोतल थी, और उस बोतल के अंदर जो है आपने वो फ्रिज में रख दी थी। उसने बच्चे ने इतना दूध छोड़ रखा है इसके अंदर, ठीक है? ये फ्रिज में रख दिया, इतना दूध ठंडा हो गया। तो आपको बच्चे को दूध देना है, तो आप क्या करोगे? आपने एक पतीले में गरम किया दूध, ठीक है? और ये गरम करके तेज़ गरम कर दिया, फिर इस दूध को जाके इस बोतल में डाल दिया। ये बोतल का पानी जो है इतना यहाँ तक आपने इतना गरम दूध डाल दिया। नीचे उसका ठंडा दूध था ही पहले से ही, दोनों मिला दिया, तो जब ये दूध बन गया, अब ये जो है ना ज़्यादा गरम है, ना ज़्यादा ठंडा है, ये पीने लायक दूध हो गया। तो ये क्या हुआ कि जो गर गर इसकी जो गर्मी थी, गरम जो यहाँ पे हीट था, वो ट्रांसफ़र कर दिया इस दूध को इसमें डाल के। मतलब कि जो मैटर है, उसको ही ट्रांसफ़र करके जो हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो कन्वेक्शन कहलाता है, ठीक है ना? जैसे कि आपका समुद्र की लहरें होती हैं, कहीं पर अगर गर्म लहरें हैं समुद्र की, वो गर्म लहरें जब किसी जगह पे जाएँगी, तो वहाँ पर भी वो गर्मी पैदा कर देंगी। तो हीट का जो ट्रांसफ़र है, वो डायरेक्ट हो गया, जब वो वहाँ पर पहुँच गई डायरेक्टली, ठीक है? तो इस तरीके से जो ये कहलाता है, ये हमारा कन्वेक्शन कहलाता है। तो इस तरीके से ही कन्वेक्शन की वजह से ही हवा चलती है, हवा भी जो है गर्म हवा है, तो कहीं गर्म हो गई, वो दूसरी जगह जाएगी तो वहाँ गर्मी फैला देगी। तीसरी जगह जाएगी तो वहाँ गर्मी फैला देगी, कहीं ठंडी चल रही है और लू चल गई, तो वो हवा चल गई ठंडी वाली, तो जहाँ जाएगी वहाँ पे ठंडा ज़्यादा कर देगी। तो वो कन्वेक्शन की वजह से ठंडा ज़्यादा करती है, ठीक है? तो इस तरीके से अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग प्रकार से ये हीट जो है, गर्मी जो है वो फैलती है, ठीक है? अब हम इसके बाद जब देखेंगे, अब नेक्स्ट हो गया हमारा इंसुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन, सूर्यताप का वितरण। तो सूर्यताप का जो वितरण है,
वो क्या होता है, वो अलग-अलग होता है, अलग-अलग क्षेत्रों में। पृथ्वी के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो सामान्य एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो आपने महसूस भी किया होगा कि अगर आप देखते हो, तो हमारा जो इक्वेटर है, या हमारा भारत ही समझ लो, तो भारत के अंदर जो गर्मी काफ़ी होती है ना? देखने को मिलती है। देखो टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है गर्मियों के अंदर, लू चलती है, बहुत गर्मी होती है। लेकिन जैसे-जैसे आप उच्च अक्षांशों की तरफ चला जाएँ, हाई लैटीट्यूड की तरफ चले जाएँ, तो वहाँ पर आपको इतनी गर्मी देखने को नहीं मिलती, वहाँ ठंडक रहती है। जैसे कि आज का ही समय समझ लो, जैसे अब ये नवंबर चल रहा है, अभी दिसंबर आने वाला है, तो यहाँ हमारा दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, हमारा पूरा जो प्लेन एरिया है, सब जगह दक्षिण भारत अलग हो गया। सब मिला लो तो देखो यहाँ पर तो कहीं बर्फबारी नहीं हो रही। अगर पहाड़ों को छोड़ दो, क्योंकि पहाड़ तो ऊँचाई पे हैं, तो यहाँ पर तो बर्फबारी नहीं हो रही कहीं पे। लेकिन वहीं आप अगर नज़दीक के ही प्रदेश में देख लो, चाइना के अंदर देख लो, चीन में, आप और ऊपर चले जाएँ, यूरोप के अंदर जाएँ, अमेरिका के अंदर जाएँ, इस समय पे आप देखें, तो वहाँ पर बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रही है काफ़ी तेज़ी से, ठीक है? तो वो जो है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो इंसोलेशन है वो काफ़ी तेज़ है, ठीक है ना? और वहाँ पर हमारी जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं, वो अ, इतना ज़्यादा तापमान वहाँ लेके नहीं जा पा रही है, और वहाँ पर जो है ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर सूरज का तापमान इतना नहीं पहुँच रहा है। उसके कारण अलग-अलग होते हैं, लेकिन पहुँच नहीं रहा है, ये अभी पहले कांसेप्ट आपको समझना है, ठीक है? तो ये इससे हमें समझ में क्या आती है बात, कि अगर ये पृथ्वी है, ठीक है? और ये इक्वेटर है इसका, भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है? तो जैसे-जैसे ये आपका पोल हो गया, नॉर्थ पोल है यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव, ठीक है? ध्रुव, और ये होगी भूमध्य रेखा। अब जैसे-जैसे आप इस इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाएँगे, ठीक है? जैसे-जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएँगे, ध्रुवों की तरफ जाएँगे, वैसे-वैसे जो आपका सूरज का जो टोटल सूर्य तप है, वह कम होता चला जाएगा, ठीक है? ठीक है? सूर्यताप कम होता जाएगा जैसे-जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जलते चले जाएँगे, ठीक है ना? तो ये जो कारण है, ये बताता है कि अलग-अलग समय पे, अलग-अलग जगहों पे तापमान जो है, सूरज की जो किरणें पड़ रही हैं, सूर्य तप पड़ रहा है, वो अलग-अलग हो जाता है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ जो इसमें आपको देखने को मिलती है, वो क्या देखने को मिलती है, कि जो पृथ्वी है, वहाँ पर क्या हो रहा है? ये अर्थ है हमारा, ये हमारा इक्वेटर है, और ये सन है, ठीक है? तो जो सूरज की किरणें यहाँ से आ रही हैं, ठीक है? ये पृथ्वी तक पहुँच रही है, तो यहाँ पर जो है सीधी किरणें जो पड़ रही हैं, वो यहाँ पर इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ रही हैं, इक्वेटर के आस-पास के क्षेत्रों तक ज़्यादा पड़ रही हैं, ठीक है ना? और जैसे-जैसे हम आगे चले जाएँगे, ध्रुवों की तरफ जाएँगे, इसकी किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ने लगती हैं, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है हमारा 22 डिग्री 22 एंड हाफ 22 एंड हाफ, ठीक है? तो ये जो है 2 अलग-अलग आपके रेखाएँ होती हैं, अक्षांश रेखाएँ, जिसमें ऊपर वाली जो कहलाती है, ये कहलाती है ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, और ये कहलाती है ट्रॉपिक्स
ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। ऊपर हो गई आपकी कर्क रेखा और ये हो गई आपकी मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो सूरज जो है वो आपके पूरे साल जो है वो कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाता और मकर रेखा से नीचे नहीं जाता। इस दूरी में ही सूरज की सीधी किरणें साल में पड़ती हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, बाकी जगहों पे तिहनी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि जब सूर्य आपके भूमध्य रेखा के सामने है, बिल्कुल सामने होगा, तो यहाँ पर जब सीधी किरणें पड़ रही होंगी भूमध्य रेखा के सामने, जो सीधी किरणें पड़ती रहेंगी, तो ऐसे समय पे जब सूरज होगा तब हमारे डे एंड नाइट वो इक्वल होंगे, ठीक है, बराबर होते हैं दिन और रात, ठीक है। और जब सूरज ये कब होगा, जब सन इज इन फ्रंट ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के सामने जब सन होगा तब ये कहलाएगा, ठीक है। तो जो ऐसा समय होता है जब कि आपके दिन और रात बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इक्विनॉक्स, मतलब कि बराबर होते हैं। तो ये टाइम हमें कब देखने को मिलता है ऐसा, साल में 2 बार, साल में 2 बार ऐसा होता है कि बिल्कुल सामने होता है। तो एक होता है वर्नल इक्विनॉक्स, ये कब होता है 21 मार्च को, ठीक है। और दूसरा होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स, ये होगा आपका 23 सितंबर को, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 मार्च को जो वर्नल इक्विनॉक्स और एटर्नल इक्विनॉक्स बराबर होते हैं और इस समय पे दिन और रात आपके बराबर होते हैं पृथ्वी पर। क्यों, ये सन जो है वो हमारे इक्वेटर के सामने है, ठीक है। बाकी समय पे क्या होता है कि ये सन जो है, सन की डायरेक्शन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने जब आ जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है व्हेन सन इज इन फ्रंट ऑफ ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर, ठीक है। तो जब कर्क रेखा के सामने होगा तब हमारा जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, उत्तरी गोलार्ध जो है, वहां पर सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, तो यहाँ पर दिन जो है वो बड़े हो जाते हैं और रात छोटी हो जाती है और यहाँ पर गर्मी का मौसम आ जाता है। तो ऐसा जो है सबसे बड़ा दिन जो है हमें देखने को कहाँ मिलता है नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर, वो आपको देखने को मिलता है समर सोल्स्टाइस के अंदर, ठीक है। समर सोल्स्टाइस कब होगा आपका 21 जून को, सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है। जब क्यों, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, पूरे पृथ्वी पर नहीं, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। सबसे बड़ा दिन क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब जो है सन जो है इसके सामने बिल्कुल मकर कर्क रेखा के सामने बिल्कुल है और जो यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, समर सीजन आ गया है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय पे सर्दियां रहती हैं। लेकिन दूसरा तीसरा क्या सिचुएशन हो जाती है, व्हेन सन इज इन फ्रंट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा के सामने। अभी क्या हुआ कि अब जो सूरज की किरणें है वो सूरज जो है सामने आ गया मकर रेखा के नीचे की तरफ। तो जब दक्षिणी गोलार्ध में नीचे की तरफ सूरज सामने आ जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उस समय पे सर्दियां पड़ने लगती हैं और उस समय पे
उत्तरी गोलार्ध में आपके दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है। तो अब जैसे कि अब इस टाइम पे समय चल रहा है हमारा, सर्दियों का समय चल रहा है, तो इस टाइम पे क्या चल रहा है, विंटर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस, ठीक है। ये कब आता है आपका विंटर सोल्स्टाइस, आपको देखने को मिलेगा 22 दिसंबर, ठीक है। तो इस समय पे क्या होगा, आपको सबसे छोटा दिन देखने को मिलेगा, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और सबसे बड़ा दिन देखने को मिलेगा इस समय पे, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा गोलार्ध में, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन होती हैं जब जो है समर सोल्स्टाइस, विंटर सोल्स्टाइस पड़ता है, वर्नल इक्विनोक्स और ऑटोनल इक्विनोक्स देखने को मिलता है, ठीक है। ये कंसेप्ट जो दिया था, ये किसने दिया था, बोर एंड फिलिप्स ने, ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है सूरज की किरणें जो है अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से पड़ती हैं, और अलग अलग तरीके से पड़ने की वजह से तापमान जो है वो भी भिन्न हो जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि दिन बड़े हो जाते हैं, रात बड़ी हो जाती है अलग अलग समय पे पूरे साल के। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो लैटिट्यूड्स हैं, जैसे मैंने आपको कर्क रेखा बताई, मकर रेखा बताई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे ही जो ऊपर की लैटिट्यूड्स हैं, तो वहां पर तापमान कैसा होता है, और जब मिडिल की लैटिट्यूड्स है वहां पर तापमान कैसा होता है, और जब हायर लैटिट्यूड्स आ जाती हैं, जो बिल्कुल ध्रुव के पास आ जाती है, तो वहाँ तापमान कैसा हो जाता है। तो यहाँ पर भी तापमान जो है भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो अब हम इसको भी देखेंगे कि कैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से अलग अलग इसमें ये तापमान भिन्नता देखने को मिलती है। इसका जो वितरण है वो एक समान नहीं होता, अलग अलग देखने को मिलता है। तो ये जो है हम अब अगली क्लास में पढ़ेंगे और इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हाँ, तापमान का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण है, उनके बारे में देखेंगे। इनके सब के ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर हम जो है ऊष्मा बजट के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर कितनी ऊष्मा आती है, कितनी ऊष्मा से कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, और कितनी हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कितनी हमारी इसमें पहुँचती है। इस प्रकार से इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इनके बारे में हम एक एक करके चलेंगे। आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। कोई प्रश्न हो जो आज आपने पढ़ा है तो उसके बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं।